Good morning, student. Our today's topic is residential status. So, resident individual होते क्या है, यानी कि हम किन individuals को resident individual मानेंगे. इन तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. अगर वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या माना जाएगा, हमारा रेजिडेंट इंडिविजुअल माना जाएगा. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, ही इज इन इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर. वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है. अब आप कहेंगे प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस हम असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. तो एनी इंडिविजुअल हु स्टे इन इंडिया stay in India for a period of 182 days or more shall be considered as resident individual. हमारी सेकंड कंडीशन है बेटा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे और लगा हुआ है, तो या तो वो फर्स्ट कंडीशन फॉलो करेगा या वो सेकंड कंडीशन में फॉलो करेगा. ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, he is in India for 365 days or more during 4 years immediate preceding the previous year. तो वो इंडिया में है पिछले 4 सालों में 365 डेज. ठीक है, पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा है तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल माना जाएगा. आप यहाँ पर देखेंगे इस सेकंड कंडीशन में एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर या फिर ये है. सेकंड पॉइंट क्या कहता है, he has been in India for at least 60 days or more during the previous year. यानी कि वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा है. बेटा अभी 60 दिन की हम आगे डिस्कशन करेंगे, एक बारी और मैं आप लोगों को समराइज करूंगी अबाउट 60 डेज. देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो आपको ये बताता है कि कैसे आप अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन कर सकते हैं. तो अ पर्सन डीम टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इन इंडिया. ठीक है, अब कोई भी पर्सन जो है वो रेजिडेंट कब माना जाएगा, इंडियन ओरिजिन का कब माना जाएगा. इंडियन ओरिजिन मतलब उसकी पैदाइश कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है. जब वो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों. ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, इंडियन पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन माना जाएगा. देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट, सेक्शन 6 है बेटा, रेजिडेंशियल का सेक्शन कौन सा है, 6. सब सेक्शन 1 क्या है, तो यहाँ पर आपको इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा होगा सेटिस्फाई एनी वन. यहाँ पर आपने क्या कहा है कि आप इन दोनों कंडीशन में एक एटलीस्ट एक कंडीशन फॉलो करें. तो बेसिक कंडीशन क्या थी, 182 डेज वाली थी, 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. और बेसिक कंडीशन क्या थी, 60 डेज वाली थी और 365 डेज वाली थी. 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी बताया, फाइनेंशियल ईयर 13-14 में रेलेवेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर हम कौन से 4 साल देखेंगे, 12-13, 11-12, 10-11 और 9-10. तो हम ये 4 साल देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 12-13 के लिए. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब मैंने 60 डेज वाली बात कही, तो एक्सेप्शन ऑफ कंडीशन 2, पीरियड 60 डेज इज एक्सटेंडेड टू 182 डेज इन द फॉलोइंग केसेस. 60 दिन का जो पीरियड है वो 182 दिन कब कैलकुलेट करा जाएगा. देखिए, an Indian citizen who leaves India during the previous year for the purpose of employment outside India. अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो बाहर जाकर एम्प्लॉयमेंट करता है तो ये पीरियड जो है 60 डेज का एक्सटेंड करके 182 डेज माना जाएगा. Indian citizen who leaves India during the previous year as a member of crew for Indian ships. अगर आप कोई इंडियन शिप जैसे नेवी हो गया या फिर मर्चेंट नेवी हो गया, क्रू के आप मेंबर हैं, तब भी ये 60 डेज इज एक्सटेंडेड टू 182 डेज ये माने जाएंगे. ये एक्सेप्शन है कंडीशन 2 का बेटा. थर्ड क्या है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. यानी कि आप इंडिया घूमने आते हैं तब भी आप क्या करा जाएगा, ये 60 डेज एक्सटेंड कर दिए जाएंगे 182 डेज में. क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अच्छा, अब
दो चीजें बताते हैं, या तो आप रेजिडेंट हैं या फिर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। इंडियन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन। अच्छा, ये क्या है? ये आपकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में है, आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आपको ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। He has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year. He has been resident in India, वो इंडिया का रेजिडेंट है in at least 2 out of 10 previous year, यानी कि 10 सालों में पिछले 2 साल वो रहा हो। He has been in India for a period of 730 days or more during 7 year immediately preceding the relevant previous year. मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके आपको बताऊंगी कि आप कब रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। जब आप ये दो एडिशनल कंडीशन फॉलो करेंगे, यानी कि आप पिछले 10 सालों में 2 साल रहे हो या पिछले 7 सालों में 730 दिन रहे हो, तो आप क्या माने जाएंगे? रेजिडेंट या ऑर्डिनरी। देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों बातें आपको डिफाइन करी हैं स्टार्ट के थ्रू, कि इंडिविजुअल हु स्टे इन इंडिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या बताता है? क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है? आप 182 डेज रहे इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या फिर और लगा हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा, 60 डेज रहे या फिर 365 डेज रहे। ठीक है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्या बताता है? जो मैंने अभी बताया कि आप इंडिया में रहें 2 out of 10 ईयर, यानी कि आप पिछले 10 सालों में 2 साल रहे या पिछले 7 सालों में, सेकंड बात कहती है पिछले 7 सालों में आप 730 दिन इंडिया में रहेंगे, तो आप क्या माने जाएंगे? इंडिविजुअल हु स्टे इन इंडिया, यानी कि रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 6 सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। Individual who satisfy at least one of the basic condition under section 6 subsection 1 but does not satisfy additional condition under section 6 subsection 6, तो वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अभी तक इससे पहले हमारी बात होती थी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, अभी बात हो रही है यहाँ पे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पर बंदा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाएगा? जब वो पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, यानी कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल तो माना जाएगा और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल भी माना जाएगा। अब नॉन रेजिडेंट क्या हुआ भाई? मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं, वो नॉन रेजिडेंट हो गया। ठीक है, individual who does not satisfy at least one of the basic condition shall be considered non-resident। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं कि बाहर से आने वाले सिटीजन हो गए या फॉरेन ओरिजिन के पर्सन हो गए, तो वो क्या होंगे हमारे लिए? नॉन रेजिडेंट। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो ये बताता है कि कब आपकी कंपनीज, HUF, पार्टनरशिप फर्म्स ये रेजिडेंट कब मानी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं होती, ये आपकी क्या है? ये आपकी वर्किंग यूनिट्स हैं, तो इन्हें कब हम रेजिडेंट मानेंगे, कब हम इसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे। Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of its affair is wholly or partially situated in India। HUF का आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पर? होली यानी कि थोड़ा थोड़ा, पार्शली मतलब होली मतलब कंप्लीटली और पार्शली मतलब थोड़ा थोड़ा इंडिया में सिचुएटेड है। HUF is said to be non-resident in India if control and management of its affair is situated wholly outside India। एक HUF कब non-resident मानी जाएगी? जो इंडिया में तो है लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? इंडिया के बाहर से। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता मतलब हेड ऑफ HUF, ठीक है, इज कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ रेजिडेंट फैमिली और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर? आगे की स्लाइड में मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगी इसको। तो एक कंपनी का आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन करेंगे? सेक्शन 6 से सबसेक्शन 3 ये बात कहता है इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है,
Foreign company is resident in India only if during the previous year control and management of its affairs situated wholly in India. अब foreign company resident कब मानी जाएगी? जब उसका सारा कंट्रोल कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है. Foreign company is non-resident in India only if during the previous year control and management of its affair wholly or partially situated outside of India. अच्छा, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कब मानी जाएगी? जब उसका सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? इंडिया के बाहर से हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया हो रहा है. देखिए यहाँ पे मैंने दोनों स्लाइड्स बताई हैं अबाउट इंडिविजुअल एचयूएफ इन कंपनी. सिंपल सी बात है, एचयूएफ में यहाँ पे क्या दे रखा है? इंडिविजुअल का तो आप लोगों ने पहली वाली स्लाइड में भी देखा. एचयूएफ का देखिएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया, पार्शली इन इंडिया और होली आउटसाइड इंडिया. अब होली इन इंडिया एंड पार्शली इन इंडिया माना जाएगा रेजिडेंट, और ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में फॉलो करेंगे. और यहाँ पर क्या, इफ करता सेटिस्फाई सेक्शन 1 और इफ करता डज नॉट सेटिस्फाई सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, तो वो क्या माने जाएंगे? यहाँ पर एचयूएफ माना जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और यहाँ पर एचयूएफ माना जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. और जब सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से हो रहा होगा तो एचयूएफ नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी. आई होप इतनी बात समझ में आती है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव. फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेम चीज है. पार्टनरशिप फर्म हो गई या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गई, आर सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर्स आर होली और पार्शियली सिचुएटेड विद इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. They are however treated as non-resident in India if control and management of their affairs are situated outside India. अगर आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में हो रहा है तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे, और इंडिया के बाहर हो रहा है तो आप नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे. देखिए यहाँ पे मैंने फर्म का बताया है. फर्म में देखिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया रेजिडेंट माना जाएगा, पार्शियली इन इंडिया पार्शियली आउटसाइड इंडिया तब भी रेजिडेंट मानेंगे, लेकिन होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट मानेंगे. क्लियर? यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन केस ऑफ कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन. तो ये जो है ये फर्म और फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन के केस में ये चार्ट आप फॉलो करेंगे. नेक्स्ट क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन. एवरी अदर पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स आर होली एंड पार्शियली सिचुएटेड विद इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. हाउएवर दे आर ट्रीटेड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर्स आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया. अगर इंडिया में आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे, और आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो आप नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड में आपकी देखो, इनकम डीम टू बी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया. वो इनकम जो आपकी इंडिया में हुई है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर एसेट्स इन इंडिया, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी फीस, इंटरेस्ट इनकम और रॉयल्टी फीस रिसीव फ्रॉम द रेजिडेंट इंडियन for the purpose other than overseas business, interest income और royalty fees income from receive from the non-resident. ये जो कुछ इनकम्स है ये इसका पार्ट मानेंगे. यहाँ पर मैंने आपको ये चार्ट दे रखा है जो बताता है कब रेजिडेंट पे टैक्सेबल होगा, कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे टैक्सेबल होगा, कब नॉन रेजिडेंट पे टैक्सेबल होगा. जो फॉरेन इनकम है, इनकम विच अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो ये टैक्सेबल होगा रेजिडेंट में, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट में. क्लियर? चार्ट में भी यही चीज मैंने आपको बताई है कि कब इनकम आपकी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगी, कब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, कब नॉन रेजिडेंट में. थैंक यू. थैंक्स फॉर माय साइड. थैंक यू.